नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस ऑलमोस्ट 2000 साल पुराने हैं। कोरिया की एक फेमस कहानी है जिसके अनुसार अयोध्या की प्रिंसेस सूर्यरत्ना ये गई थी कोरिया में 48 एडी में, और वहां पर जाकर अयोध्या की प्रिंसेस सूर्यरत्ना ने कोरिया के राजा किंग किम सुरो से शादी की। तो आज भी बहुत सारे कोरियंस को ये लगता है हमारी जो एंसेस्ट्री है, मतलब अयोध्या की ये प्रिंसेस सूर्यरत्ना, इन्हीं के हम वंशज हैं। इसके बाद देखो 1945 में कोरिया को आज़ादी मिली थी। उसके बाद वार भी हुआ था, कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कोरिया में पीस इस्टेब्लिश करने में इंडिया ने उस समय एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दोनों देशों के बीच कॉन्सुलर रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं 1962 में, जिनको एम्बेसडर लेवल रिलेशंस तक अपग्रेड किया जाता है 1973 में। जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं 1990-91 में, उसके बाद साउथ कोरिया और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे भी आपको याद होगा 1993 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी, तो साउथ कोरिया की इंपॉर्टेंस हमारे लिए और भी बढ़ गई थी। 2016 में कोरिया से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमने कोरिया प्लस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मकसद देखो ये था, साउथ कोरिया के काफ़ी सारे बिजनेसमैन ये शिकायत करते थे कि भैया हम इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं इंडिया में, बट इंडिया में रेड टेपिज्म काफ़ी ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से हम आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो साउथ कोरिया के बिजनेसमैन के इन कंसर्न्स को दूर करने के लिए ये स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, कोरिया प्लस। इसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया, लुक ईस्ट पॉलिसी अब अपग्रेड हो चुकी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में साउथ कोरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2+2 फॉर्मेट पे इस्टेब्लिश हो चुका है बातचीत के लिए। 2+2 फॉर्मेट में क्या होता है, जिन दो देशों के बीच ये फॉर्मेट इस्टेब्लिश होता है तो फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर दोनों की बातचीत होती है इस फॉर्मेट के तहत। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए थे 2018 में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, और उस समय उन्होंने एक बात बोली थी 3P+, यानी इंडिया और साउथ कोरिया के बीच रिलेशंस मजबूत होंगे 3P+ की सहायता से। 3P, पहला पीपल, दूसरा प्रोस्पेरिटी, तीसरा पीस। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे ने उस समय एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, न्यू साउथर्न पॉलिसी। इस न्यू साउथर्न पॉलिसी में साफ तौर पे बोला गया था साउथ कोरिया की प्रायोरिटी होगी इंडिया के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाना। तो ये तो देखो हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की। अब बात करते हैं इंडिया और साउथ कोरिया रिलेशंस में चैलेंजेस की। देखो, पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि हम इंडिया और साउथ कोरिया के बीच होने वाले ट्रेड को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच ट्रेड होता है $22 बिलियन। डिफेंस पार्टनरशिप में भी ये बोला गया था, अभी सिर्फ जो सेल और परचेज होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स का दोनों देशों के बीच, इसे नए लेवल पर ले जाया जाएगा। दोनों देश मिलिट्री स्फेयर्स में जॉइंटली R&D करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। इवन देखो, थोड़ी बहुत जो प्रोग्रेस अचीव की है इंडिया और साउथ कोरिया ने मिलके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, उससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज इंक्रीज नहीं हुए हैं। दो देशों के बीच रिश्ते देखो तब मजबूत होते हैं अगर पीपल टू पीपल टाइज का जो फैक्टर है वो ठीक ढंग से काम करता है। जैसे इंडिया रशिया का एग्जाम्पल दिया जाता है। बेशक देखो इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा हथियारों को परचेज करता है,
1971 में हमारी यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इंडिया और रशिया के बीच पीपल टू पीपल टाइज को हम मजबूत नहीं कर सके हैं। जबकि आप देख लीजिए, इंडिया और यूएसए के बीच पीपल टू पीपल टाइज काफी मजबूत हैं। बहुत से लोग भारतीय मूल के यूएसए में फिलहाल रहते हैं, तो ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो, इंडिया साउथ कोरिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें, हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको साउथ कोरिया के कल्चर के बारे में पता है, जो साउथ कोरिया के लोगों की अलग से पहचान कर सकें सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। देखो, आपको भी पता है हमारे देश में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी चीन का बता देते हैं, और उन लोगों से ये उम्मीद करना कि वो फ़र्क महसूस करेंगे थाईलैंड के लोगों के बीच, चीन के लोगों के बीच और साउथ कोरिया के लोगों के बीच, तो मतलब ये अपने आप में मुश्किल है। और देखो, लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को अवेयर करना। इसके लिए दोनों देशों ने प्रयास भी किए हैं, जैसे साउथ कोरिया ने अपना कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश किया इंडिया में, और उसी प्रकार से इंडिया ने अपना कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश किया साउथ कोरिया में, ताकि साउथ कोरिया के लोगों को इंडिया के कल्चर के बारे में पता लगे और इंडिया के लोगों को साउथ कोरिया के कल्चर के बारे में पता लगे। दिक्कत सिर्फ इंडिया की साइड से नहीं है। आप साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए। साउथ कोरिया के ज्यादातर लोगों को अभी भी ये लगता है इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिसमें गरीबी बहुत ज्यादा है, हंगर बहुत ज्यादा है। देखो, ये बात सच है, अभी भी हमारे देश में काफी गरीबी है, काफी भूखमरी है, बट सिर्फ इन्हीं चीजों से आप इंडिया को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। इंडिया में और बहुत कुछ है जिसके बारे में आप इंडिया की व्याख्या कर सकते हो। नेक्स्ट आर्गुमेंट आर्टिकल में यह दिया जाता है, देखो, कल्चरल सेंटर्स तो इस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन इससे पीपल टू पीपल टाइज मजबूत इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो कल्चरल सेंटर सिर्फ शहरों में हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। साउथ कोरिया का कल्चरल सेंटर इंडिया में आप दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दो, मुंबई में इस्टेब्लिश कर दो। अरे भैया, वहां तो वैसे भी थोड़े एजुकेटेड लोग हैं ना, वो तो वैसे भी थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे, उनको पता लग जाएगा। आपको असली चेंज लाना है तो रूरल एरियाज में आप अवेयरनेस लेके आओ। उसी प्रकार से इंडिया को अगर साउथ कोरिया में अपना कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश करना है तो वहां के शहरों में इस्टेब्लिश ना करके ग्रामीण इलाकों में करे, ताकि जो कॉमन सिटीजन्स हैं साउथ कोरिया के, उनको हमारे कल्चर के बारे में पता लगे। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, बैलेंस ऑफ पावर आज के समय में चेंज हो रही है एशिया में, ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। चाइना का एग्जाम्पल देते हुए कहा जाता है, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने की। तो ऐसी सिचुएशन में साउथ कोरिया और इंडिया दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं। चाइना को कंटेन किया जाए, चाइना की एग्रेशन का मुकाबला किया जाए। तो दोनों देशों के बीच रिलेशंस बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए कल्चरल जो गैप है, फिलहाल पीपल टू पीपल टाइज का जो गैप है, इसे फिल करना ज़रूरी है। जितना जल्दी दोनों देश इस पर काम करेंगे उतने ही रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे, उतना ही दोनों देश मिल के काम कर सकेंगे चाइना का एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।